नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 25 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यमन के हमले में इजराइल को इतना नुकसान हुआ है जिसके बाद पूरी दुनिया भी इजराइल के आयरन डोम पे सवाल उठा रही है। और साथ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि गजा के असली दुश्मन क्या इजराइल वाले हैं या फिर मिडिल ईस्ट के जो अरब कंट्रीज़ हैं वो लोग हैं या फिर जो अपने आप को तथाकथित मुस्लिम समझते हैं वो हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत के लद्दाख में आखिर हिंसक प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्या नेपाल जैसी हालत लद्दाख में हो गई है, क्या पूरी अपडेट है इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही गजा के अंदर इस समय क्या सूरत हाल है इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े, इजराइल के साथ खड़े या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो आपका जो कमेंट होता है उस देश के लिए दुआ का काम करता है। तो आप कमेंट करते रहें ताकि उस देश के लिए आप दुआ कर सकें। अब चाहे आप इजराइल के पक्ष में हो, चाहे आप फिलिस्तीन के पक्ष में हो, आप जिसके भी पक्ष में हो आप कमेंट करते रहें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। लेकिन उससे पहले 2 दिनों तक लगातार मैंने कहा था कि वीडियो में कुछ डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। आज से वीडियो टाइम टू टाइम आएंगे, दिन में 3 वीडियो 4 वीडियो, जैसी जो घटनाएं होंगी, जैसी जो न्यूज़ होंगी वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। इस वजह से चैनल पे उसी हिसाब से आप लोग जुड़ जाएं। और आप लोगों से आज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। क्योंकि बहुत दिन बाद वीडियो टाइम टू टाइम आ रही है तो वीडियो की रीच डाउन है। इस वजह से आप शेयर करके एक बार रीच बना दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गजा की खबरें देखते रहें। आप शेयर कर दीजिए। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली और सबसे अहम खबर जो निकल के सामने आ रही है वो यमन के हवाले से आ रही है। यमन को रोकने के लिए, हूतीस ग्रुप को रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सबसे पहले सऊदी ने $40 लाख की रकम खर्च कर दी। यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, तमाम तरह की चीज़ें इन्होंने की ये सोच के कि जो हूतीस ग्रुप है वो झुक जाएंगे, वो रुक जाएंगे। लेकिन आज हूतीस ग्रुप ने जो कर दिखाया, इसके बाद अब इजराइल की बेइज्जती पूरी दुनिया में हो रही। पूरी दुनिया के लोग इजराइल के साथ थू थू कर रहे हैं। हुआ क्या, आप डिटेल में जानिए। दरअसल एक शहर है एलएस शहर, और इस शहर को टूरिस्ट सिटी माना जाता है। यानी इजराइल में कोई घूमना चाहे तो सबसे पहले वो एलेट ही आता है। सबसे ज़्यादा खूबसूरती यहाँ पे, सबसे ज़्यादा तरक्की यहाँ पे, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे। इस वजह से ज़्यादा लोग एलेट शहर आते हैं। लेकिन आज यमन ने मिसाइल से हमला किया, ड्रोन से हमला किया। और इस हमले में जितने आयरन डोम थे, वो चाहे थार्ड डिफेंस सिस्टम हो, चाहे इनका अपना आयरन डोम हो, चाहे इनका जो एलिट डिफेंस सिस्टम है, ये तमाम डिफेंस सिस्टम बुरी तरह फेल हो गए। तमाम इंटरसेप्टर इन्होंने फायर किए। लेकिन न जाने कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग यमन वाले करते हैं कि रोकने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की तमाम कोशिशें भले इजराइल ने की, लेकिन वो मिसाइलें सीधा आके एलिट शहर पे गिरती है, वो ड्रोन आके एलिट शहर पे गिरती है। और इतना नुकसान होता है कि अभी तक रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि कम से कम 22 लोग घायल हुए। अब कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हो। इसके पीछे कारण भी है। किसी भी देश में कितनी कैजुअलिटी होती है, आमतौर पे वो देश अपनी कैजुअलिटी को छुपाता है। कभी भी कोई देश खोल के अपने मुंह से ये नहीं बताता है कि हमारे इतने लोग मारे गए, हमारे इतने लोग घायल हुए। तो अगर ये लोग 22 का आंकड़ा बता रहे हैं इंजर्ड का, तो कितने लोग घायल हुए होंगे आप गेस करके मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और ड्रोन का जो हमला था, कमेंट करने से पहले आप उसके इम्पैक्ट का वीडियो भी देख ले कि कैसे इम्पैक्ट हुआ था उस हमले का। Show. Tamam. Show. इस वीडियो में आप खूब देख सकते हैं, 2 अलग अलग वीडियो मैंने आपको दिखाया कि किस हिसाब से ये ड्रोन आते हैं। बाकायदा लोग कैमरे ऑन करते हैं। इतना टाइम था कि कैमरा ऑन करके देखा जा सके कि भाई ड्रोन आ रहा। लेकिन इजराइल का जो इंटरसेप्टर था, जो इजराइल का ड्रोन सिस्टम था, जो एंटी डिफेंस सिस्टम था, ये तमाम चीज़ें कहाँ थी भाई। अगर इतना मौका मिला कि कोई मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर दे गिरते हुए भी, दूसरा वीडियो तो मान लीजिए सीसीटीवी था, पहला तो वही था ना कि मोबाइल से शूट हुआ, तो फिर कहाँ गया इनका डिफेंस सिस्टम। इससे पता चलता है कि ईरान ने जो कभी अटैक किया था उसमें इनका डिफेंस सिस्टम बुरी तरह बर्बाद हो गया। बात भले ये ऊंची कर ले, लेकिन आज
पूरी दुनिया इनके डिफेंस सिस्टम का मजाक बना रही। जिस आयरन डोम के चर्चे पूरी दुनिया में होते थे, आज वो आयरन डोम बस हंसी का पात्र रह गया है, बाकी कुछ नहीं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको याद होगा, चंद सेकंड पहले मैंने एक लाइन बोली थी कि गाजा का असली दुश्मन क्या इजराइल है या फिर बाकी मुस्लिम देश। तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आया होगा कि भाई ये कैसी बात कर रहे हो, मुस्लिम देश है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गाजा का ही पक्ष लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज सबसे बड़े मुस्लिम देश के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है और इसके राष्ट्रपति ने आज बयान दिया कि गाजा में अगर शांति चाहिए, गाजा में अगर सुरक्षा चाहिए तो इजराइल की सुरक्षा की भी व्यवस्था देखनी पड़ेगी और इजराइल को एक देश का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, वो इजराइल को एक देश नहीं मानते, वो आक्रांता मानते हैं, वो कब्जा करने वाले मानते हैं, उनकी अपनी मेंटलिटी है, वो देश नहीं मानते। उनमें से एक पाकिस्तान भी है, अलग अलग और देश, ईरान भी हैं। अब आप सोचिए कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने जब अपने मुंह से ये बात, वो भी ऐसे मौके पे बोली जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली चल रही थी और इधर न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के, पूरे अरब के मुसलमान देशों के प्रतिनिधियों को बुला रखे थे। उन्होंने कहा था कि ये मीटिंग जो होगी ये गाजा के मुस्तकबिल को डिसाइड करेगी। एक तरफ तो यूनाइटेड नेशन में मीटिंग चल रही थी, इधर दूसरी तरफ ट्रंप ने बाकायदा एक मीटिंग बैठाई थी और इस मीटिंग का मुद्दा ही यही था कि गाजा के साथ क्या होना चाहिए, गाजा को कैसे फ्री कराया जाए। अब इस पे जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने ही मुंह खोल के कह दिया कि भैया हमको इजराइल की सुरक्षा देखनी पड़ेगी तभी गाजा में शांति आएगी, तो फिर बड़ा सवाल ये है कि अगर मुस्लिम देश ही एकजुट नहीं है तो आप पूरी दुनिया के ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते। साथ ही प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि शांति के लिए इजराइल का अस्तित्व में आना भी जरूरी है, इजराइल का वजूद में आना भी जरूरी है और साथ ही ये भी कहा कि इजराइल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी। यानी इनका कहना है कि हम सब देश मिलके ये गारंटी ले ले कि इजराइल पे अगर हमला होगा तो हम सब खड़े हो जाएंगे। तो ये लड़ाई किसके खिलाफ? या तो आप ईरान के खिलाफ मान सकते हैं या फिर आप फिलिस्तीन के खिलाफ मान सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं कि बाकी मुस्लिम देश क्या कह रहे हैं। इसमें पाकिस्तान भी था, इस मीटिंग में सऊदी अरब भी था, बाकी यूएई भी था, कतर भी था, जॉर्डन भी था, लेकिन किसी ने भी इजराइल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। और यहीं से आप जान जाइए कि कौन सा देश इजराइल के साथ खड़ा है, कौन सा गाजा के साथ खड़ा है। क्या सिर्फ अल्लाह के नाम पे, क्या सिर्फ मुस्लिम देश होने के नाम पे आदमी इंसाफ प्रेमी हो जाता है? अगर आपको लगता है तो आपका जवाब मैंने इस खबर में दे दिया। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही गाजा से। आज गाजा के अंदर इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। पहले तो हुतीज ने इनको दहलाया, दूसरी तरफ आज गाजा के अंदर इनका एक सैनिक मारा गया है, वो भी इस तरीके से मारा गया है कि इसकी जब खबर निकल के सामने आई तो सुनने में भी ताजुब लगा। दरअसल इसका सैनिक आराम से घूम रहा था, आईडीएफ का जवान आराम से गाजा के अंदर घूम रहा था। इसको लगा कि भाई कौन ही है मुझे रोकने वाला, कौन मुझे रोक देगा। घूमने के दौरान अचानक से गोली आके लगती है। गोली कम से कम 2 किलोमीटर दूर से आई थी और जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि किसी स्नाइपर ने हमला किया है। यानी गाजा के अंदर आज भी हमास के और रेजिस्टेंस फोर्सेस के जो स्नाइपर हैं पूरी तरह एक्टिव हैं और ना केवल एक्टिव हैं बल्कि ठीक ठाक नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और इस बात की कंफर्मेशन ये खबर करती है कि आज स्नाइपर से इनके एक सैनिक को मार दिया गया। इसकी तस्वीर क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी पहचान क्या है आने वाले चंद घंटों में इजराइल की जो सरकार है वो बता भी देगी कि ये कौन है, इसका क्या नाम है, कौन सी बटालियन का। मैं भी तब तक आ जाए तो मैं इसका नाम और पहचान आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। खैर, तब तक अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर ईरान से निकल के सामने आ रही है और ईरान को एक ऐसा तोहफा मिला है कि इस तोहफे के बाद ईरान की जो सरकार है, ईरान की जो आवाम है वो इतनी खुश है कि उसके पैरों तले जमीन नहीं टिक रही है। और दूसरी तरफ इजराइल के ये खबर किसी बुरी सदमे से कम नहीं है। आज यूएनजीसी की मीटिंग में साफ तौर पे ईरान ने कहा कि भाई हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए, हमें न्यूक्लियर हथियार की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जैसे हैं ठीक है, हमारा खर्चा चलता रहे, हमें किसी से न लड़ाई करनी न दुश्मनी करनी। ये बात बाकायदा अब्बास सराची ने बोली, ईरान के तमाम चीफ ने बोली और साथ ही ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने भी बोली। सब ने ये बात बोली। लेकिन इधर दूसरी तरफ क्या हुआ था वो आप जब सुनेंगे तो सुनने के बाद ताजुब में पड़ जाएंगे। दरअसल दूसरी तरफ आज रशिया के और साथ ही ईरान के जो न्यूक्लियर चीफ है, रशिया के जो न्यूक्लियर चीफ है अलेस्की निजाचेव और ईरान के जो न्यूक्लियर चीफ हैं जिनका नाम है मोहम्मद इस्लामी, ये दोनों लोग मीटिंग करते हैं। और मीटिंग करने के बाद अहम फैसला जो निकल के सामने आया कि अब रशिया ईरान के अंदर 8 छोटी छोटी जगहों पे न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा।
8 न्यूक्लियर प्लांट का तोहफा रशिया ने ईरान को दे दिया है। और अब जाहिर सी बात है, अगर ये प्लांट रशिया बना रहा है तो क्या इजराइल में हिम्मत है कि इस प्लांट पे इजराइल हमला करेगा? क्या इजराइल में वो ताकत है कि इस प्लांट को छूने का काम इजराइल करेगा? ये बात कभी आप दिमाग से सोचिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि रशिया का ये जो तोहफा है इजराइल के लिए कितना खतरा है, कितना बड़ा खतरा। ये बात आप खुद सोच सकते हैं। खैर, इस तोहफे के बाद इजराइल में खलबली मची है। इजराइल का कह रहा है कि अगले हफ्ते वो वाशिंगटन डीसी जाएगा, वहाँ पे वो ट्रम्प साहब से मुलाकात करेगा। मुलाकात करने के बाद वहाँ पे वही घिसी पिटी बातचीत होगी कि भाई गाजा के साथ क्या करना है, रशिया के साथ क्या करना है, भारत पे कितने बड़े पाबंदी लगा देनी है, भारत का कहाँ विरोध करना है। ये तमाम चीज़ें अब ये करेंगे क्योंकि इनके पास और कोई ताकत और कोई वजूद बचा भी नहीं है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही इजराइल के हवाले से दोस्तों। जिस हिसाब से इनके आयरन डोम की धज्जियाँ उड़ी हैं, जिस हिसाब से आज हूतीस के ड्रोन्स ने इनका मन का जो एक मोराल था उसको तोड़ के रख दिया है। अब इनको खुद अपने आयरन डोम पे भरोसा ही नहीं है। और हाल फिलहाल में खबर निकल के सामने आ रही है कि इजराइल अपने आयरन डोम की जगह पे लेज़र बीम को डिप्लॉय करेगा। वही लेज़र बीम जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बेहद हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी वाली किरणें छोड़ेगा, जिसकी वजह से ये किरणें जब टकराएंगी तो जिस भी चीज़ से टकराएंगे वहाँ का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाएगा और वो जल जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लेंस लेके सूरज की रोशनी में कागज को जला देते, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। और सेम इसी कॉन्सेप्ट पे इस लेज़र बीम को डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमले हो रहे हैं इजराइल का मोराल बुरी तरीके से डाउन है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर वेस्ट बैंक से निकल के सामने आ रही है। वेस्ट बैंक में आज 2 लोगों की जान ले ली है इजराइल की आर्मी ने, चूँकि इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया जाना था। क्यों, क्या वजह है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं ना जाऊँ तभी अच्छा है, चूँकि आपको भी पता है कि इनको कोई वजह नहीं चाहिए, ये बस सिर्फ और सिर्फ आतंक मचाते हैं और कोई बात नहीं है। तो आज 2 लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, इन्होंने विरोध किया तो इनको गोली मार दी गई है। और क्यों मारी गई है? क्योंकि इनको अपना दहशत, अपना दबदबा उस इलाके में बनाना था और कोई वजह नहीं थी। खैर, ये तो रही मिडिल ईस्ट की खबरें। आज आपको भारत की भी 2 बड़ी खबरें बताता हूँ, और ये दोनों खबरें एक तरह से भारत के लिए एक अच्छी भी है और दूसरी भारत के लिए बेहद खतरनाक खबर है। तो दोनों खबरें आप सुन लीजिए। सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही है DRDO, जो हमारे हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, या फिर जो हमारी एजेंसी है DRDO, आमतौर पर बोलचाल की भाषा में जिसको हम DRDO ही कहते हैं, उससे बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। और सबसे ताजुब और सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षण में जो चीज़ इस्तेमाल की गई है वो चीज़ एक ट्रेन है, यानी ट्रेन में उस अग्नि 5 मिसाइल को डिप्लॉय करके उसका टेस्ट कर लिया गया है। और इस टेस्ट में ये मिसाइल अपनी निशाने पे सटीक फायर करती है। अब आप सोचिए कि दुश्मनों के लिए कितने बड़े खतरे की बात है। हमारी जो ट्रेन की लाइन्स है वो कश्मीर टू कन्याकुमारी है। हमारे जहाज़, हमारे टैंक कहीं जा पाए ना जा पाए, हमारा ट्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। तो हमारी ट्रेन कहीं भी है, अब ट्रेन का डब्बा बंद है, उसके अंदर हम क्या लेके जा रहे हैं किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके अंदर हम चाहें तो अग्नि प्राइम ले लें, चाहे उसका लॉन्चर ले लें, लेके आराम से चले जाएं और हमें जहां मारना होगा वहां जाके उसका बस ढक्कन खोलना है और ढक्कन खोल के हम फायर कर देंगे। तो ये खबर दुश्मनों के लिए नींदें उड़ाने वाली है, दुश्मनों को चौंकाने वाली है। लेकिन एक खबर हमारे लिए भी नींदें उड़ाने वाली है कि हमारे देश के लद्दाख में ठीक उसी तर्ज पे प्रोटेस्ट हो रहा है जिस तर्ज पे कभी नेपाल में हुआ था। और प्रोटेस्ट की सबसे खतरनाक बात यह है कि प्रोटेस्ट जब कभी भी होता है तो शुरुआत में उसका जो इंटेंस होता है बड़ा हल्का होता है, लगता है कि यार छोटी मोटी झड़प है। लेकिन धीरे धीरे जब प्रोटेस्ट का लेवल बढ़ता है तो फिर धीरे धीरे वो देश जल के कई टुकड़ों में टूट जाता है। इसका एग्जाम्पल आप नेपाल में देख सकते हैं, फ्रांस में सरकार गिर गई, बांग्लादेश में क्या हुआ आपको पता ही होगा, नेपाल के साथ साथ श्रीलंका में क्या हुआ आपको पता ही होगा। तो ऐसे प्रोटेस्टों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा, बीजेपी कार्यालय को आग लगा दिया गया, जिस हिसाब से अलग अलग संगठनों के कार्यालयों को फूंक दिया गया, कई लोगों की जान चली गई, 4 लोग मारे गए हैं, कई बुरी तरीके से घायल है। और ये तमाम चीज़ें होने के बाद वहाँ पे BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। तो मामला बहुत बड़ा है। पूरा मामला क्या आपको डिटेल में समझा भी देता हूँ। दरअसल लद्दाख के जो लोग हैं और वहाँ पे एक पार्टी है ले एपेक्स बॉडी ने साफ तौर पे कहा था कि भाई जो लद्दाख है उसको एक अलग और फ्री राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पूर्ण राज्य का। इससे पहले जो लद्दाख है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। और साथ ही
लोगों का कहना है कि वहाँ पे आर्टिकल 6 को भी लागू किया जाए। अब क्या है आर्टिकल 6 वो भी अभी आपको डिटेल में समझाता हूँ। दरअसल पूर्ण राज्य का मतलब वहाँ पे एक मुख्यमंत्री होगा, वहाँ पे एक चुनाव होगा, वहाँ पे उस हिसाब से डेवलपमेंट होगी। जब पूर्ण राज्य नहीं होगा तो डेवलपमेंट जाहिर सी बात है नहीं होगा। दो चीज़ों के बीच झूलती चीज़ हमेशा एक दूसरे पर ही डिपेंड रहती है। एक आदमी डिसाइड करेगा तो चीज़ें ज़्यादा बेटर होगी। अब क्या हुआ कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला नहीं, इधर जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करने की सरकार तमाम कोशिशें कर रही। तो ऐसे हाल में लद्दाख के लोगों को लगा कि भाई हमारे साथ सौतेला बर्ताव क्यों हो रहा है। इसीलिए जो वहाँ के सोनम वांगचुक हैं, जिनके ऊपर एक मूवी बनी है 3 इडियट, जिसको आप बखूबी जानते हैं, बखूबी देख चुके हैं, उसमें जो रैंचो था असल में वही सोनम वांगचुक है। तो सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट पे बैठे थे। उन्होंने कहा कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये बात इन्होंने बोली। इसके बाद फिर ये धरने पे बैठ गए। धरने पे बैठने के बाद बाकायदा इन्होंने प्रोटेस्ट किया। इसी दौरान धीरे धीरे भीड़ हिंसक हो गई। इसी दौरान प्रोटेस्ट आगे बढ़ा, गाड़ियों को आग लगा दी गई और ये तमाम चीज़ें हुई। अब आप सुनिए आर्टिकल 6 क्या है। आर्टिकल 6 का मतलब ये है कि जहाँ पे कहीं कोई जनजाति रहती है, जहाँ पे कोई संगठन रहता है या फिर कोई विशेष कबीला रहता है, तो उस कबीले की अपनी एक मान्यताएँ होती है। अब आमतौर पे आप सोचिए, कबीले का एग्जाम्पल ऐसे समझिए, किसी बच्चे के ऊपर चाकू चलाना, छुरी चलाना कानूनन जुर्म है। लेकिन अगर इस्लाम धर्म की मानता है कि खतना जरूरी है तो उसमें कानून या फिर संविधान कुछ भी नहीं कर सकता, चूंकि वजह है कि ये इनका धार्मिक और आंतरिक मामला। तो ऐसे ही आर्टिकल 6 जहाँ कोई विशेष जनजाति रहती है तो उनको ये स्वतंत्रता देती है कि वो अपने कुछ कानून अलग से बना सके, जैसे तलाक के कानून बना सके, जैसे शादी ब्याह के कानून बना सके, अपनी मान्यताओं के कानून बना सके। तो आर्टिकल 6 की बात वहाँ पे की गई। अच्छा, कई जगहों पे आर्टिकल 6 लागू भी है जहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं। तो एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए और साथ ही आर्टिकल 6 लागू करवाने के लिए वहाँ पे बाकायदा प्रोटेस्ट हो रहा, और प्रोटेस्ट धीरे धीरे काफ़ी इंटेंस लेवल पे जा रहा, जो कि अपने आप में खतरे की बात है। खैर, सरकार से उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया करें, नहीं तो फिर मामला इंटेंस हो जाएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी खबर, और मुँह में छाला, इस वजह से कई बार बोलने में दिक्कत हुई। उम्मीद है कि आधे एक घंटे में इसकी कोई दवा का इंतजाम करूंगा, और आज से प्रॉपर्ली वीडियो आएगा तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।